नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और एकदम शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? एक बार बताएंगे सभी दोस्त। उसके बाद इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं, उसके बाद अपनी इस क्लास को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि क्या आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सेल, कोशिका, और कोशिका वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिकांगों को। तो मैंने कल की क्लास में आपको बहुत से कोशिकांग थे जो बताए थे, है ना। अब इसी कोशिकांगों के सिलसिलों में हम आगे बढ़ते हैं और अगले कोशिकांग को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला कोशिकांग कौन सा है? तो भाई अगले नंबर पर आज हम शुरू करेंगे प्लास्टिड को। प्लास्टिड्स हम लोग पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स के बारे में, यानी लवक। लवक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ये कोशिकांग होता है प्लास्टिड्स, यानी कि लवक। मैम ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं केवल, ठीक है। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो आप प्लास्टिड बता सकते हो। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो आप लोग बताओगे ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, मतलब जंतुओं में, हमारे अंदर नहीं होते ये। ओनली फाउंड, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं? प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, इन प्लांट सेल। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि जो प्लास्टिड होते हैं ये किस प्रकार की कोशिका में होते हैं, तो ये पादपों की कोशिका में होते हैं बेटा। जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट, उनमें होते हैं बेटा ये, ठीक है, क्लियर। चलो अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो ये पादपों के अंदर, ये पादपों में एक तो रंग प्रदान करते हैं प्यारे दोस्तों, रंग प्रदान। जैसे आप जानते हो कि पादप रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। आप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादपों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, और भोजन का संचय करते हैं, ठीक है। वह भोजन संचय करते हैं, क्या करते हैं भाई? भोजन संचय करते हैं। तो ये पादपों के अंदर ये सारे काम करते हैं। तो कभी भी आपको पूछे कि पादपों में ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो रंग प्रदान करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, वह भोजन संचय करते हैं, तो वे हो जाते हैं आपके प्लास्टिड। तो आप लोग बताओगे दे आर, दे या दीज आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आप लोग बताओगे दीज आर रेस्पॉन्सिबल, दीज आर रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर, फॉर कलर, यानी कि ये कलर देते हैं पौधों के अंदर, है ना। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लियर। एंड फूड स्टोरेज, जो खाना बनाते हैं पौधे, उनको स्टोर भी करते हैं बेटा, फूड स्टोरेज करने का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे काम हैं जो पौधों के अंदर ये करते हैं, फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं, क्लियर, स्टोरेज। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जो प्लास्टिड होते हैं मैम, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 तरीके के होते हैं दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे कि पौधों में जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी पूछेगा कि भाई पौधों के अंदर ये जो प्लास्टिड यानी कि जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। दीज आर 3 टाइप, ये होते हैं दोस्तों 3 टाइप के, दीज आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं पौधों में जो प्लास्टिड है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं बेटा। मैम एक वॉइस बार बार आता है, मैम एक वॉइस, कौन सी वॉइस बार बार आता है बताओ जल्दी से। तो वो की खोज किसने की? लवक की खोज किसने करी थी?
लवक की खोज प्यारे दोस्तों हम लोग बताएंगे कि अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। तो इनकी खोज कभी आपको पूछ ले, इनकी खोज आपको कभी पूछे, डिस्कवरी, ठीक है, इनकी डिस्कवरी कभी आपको पूछे तो किसने करी थी भाई, तो आप बताते हो हैकल ने। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, हैकल, ठीक। तो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने लवक को खोजा था, हैकल ने। क्लियर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम ये कितने प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं जो लवक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये 3 टाइप्स के, तो इनके जब 3 प्रकार की बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, नाम आपने जरूर सुना है। कितने बच्चों ने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुन रखा है, जिनको कहते हैं हम लोग हरित लवक, जिनको हम लोग कहते हैं भाई हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। दूसरे जो होते हैं ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरे कौन से होते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। दूसरे जो हो जाते हैं इनको कहते हैं वर्णी लवक, इनको कहा जाता है वर्णी लवक, ठीक है, वर्णी लवक, इनको क्या कहते हैं भाई, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और मैम तीसरे जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ये हो जाते हैं भाई ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तीसरे जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिनको कहते हैं अवर्णी लवक, जिनको क्या कहा जाता है भाई, अवर्णी लवक, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग अवर्णी लवक। तो ये 3 प्रकार के क्या हो जाते हैं आपके पौधों के अंदर, जो प्लांट सेल होती है उसमें ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, लवक पाए जाते हैं, ठीक है, लवक पाए जाते हैं, ठीक, ठीक है, समझ में आई बातें, है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि मैम जो हरित लवक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हरित लवक। जो हरित लवक होते हैं ना ये हरा रंग देते हैं पौधों को। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हरा रंग प्रदान करते हैं, तो पौधों को कौन हरा रंग प्रदान करते हैं, तो आप बताते हो हरित लवक। नाम से पता चल रहा है भाई, तो ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं, है ना। इनका क्या काम होता है, प्रोवाइड ग्रीन कलर, प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट। तो ये प्लांट को क्या करते हैं, ग्रीन कलर देने का काम करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है, कितना इजी क्वेश्चन है और पूछा गया है पेपर में, और बच्चे करके आए हैं कि कौन से लवक हैं, कौन से प्लास्टिड, विच प्लास्टिड प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट। तो आपने बताया हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो हरित लवक होते हैं यही प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं। तो यही क्या करते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इन्हीं के लिए हमने लिख लिया कि भाई ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, है ना। तो पौधों में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का भी काम यही करते हैं। अच्छा भाई, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। महेश, आप बेटा ये कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर पूछेगा मैम बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन, बेटा रोज बताती हूँ, रोज एक क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी से, रोज बताती हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 बहुत रेयरेस्ट चांसेस में आते हैं, बट एक ही आता है, ठीक है। चलो अब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अच्छा, ये जो हरित लवक होते हैं, ये हरित लवक आपको ऐसे दिखते हैं, देखो ये हैं हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक तरल भरा हुआ होता है, उस तरल को कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। देखो उधर दिखाती हूँ, ये जो आपको यहाँ पर एक लिक्विड सा नजर आ रहा है, यानी ये पीला पीला जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पूरा, ये एक तरल है, लिक्विड। तो हरित लवक में जो तरल भाग होता है वो क्या होता है, स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा कैसा भाग है, ये तरल भाग होता है बेटा, लिक्विड पार्ट, क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो लिक्विड पार्ट है इसको क्या कहते हैं, तो लिक्विड पार्ट होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को कहते हैं हम लोग लिक्विड पार्ट। तो ये जो स्ट्रोमा होता है ये तरल भाग होता है हरित लवक का। तो हरित लवक में तरल भाग को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अच्छा मैम, ये जो हमें सिक्कों की जैसी संरचनाएं दिख रही हैं
ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं, ये इनको क्या कहते हैं? इन बहुत सारे सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इन सिक्कों को कहते हैं ग्रैनम। इन सिक्कों को कहा जाता है दोस्तों ग्रैनम। ठीक है, तो ग्रैनम क्या है? इसके अंदर ये सिक्के जैसी संरचनाएं, ये ग्रैनम होती है सिक्के जैसी संरचनाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों को कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें जो सिक्के के समान संरचनाएं हैं, सिक्के नुमा संरचना, कोइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के नुमा संरचना को क्या कहते हैं बेटा? तो हरित लवक में जो सिक्के नुमा संरचना है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं दोस्तों ग्रैनम। क्या कहते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहते हैं, है ना? आपको दिख रहा है ना वहां पर, ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम। अब इस ग्रैनम में क्या होता है बेटा, ये पूछा जाता है। तो ये जो ग्रैनम होता है इसके अंदर आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डायरेक्ट, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के अंदर कहाँ होती है? ये पूरा हरित लवक है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल। तो जो सनलाइट है वो कहाँ ट्रैप की जाती है? सूरज का प्रकाश कहाँ ट्रैप किया जाता है? तो इन्हीं में, ग्रैनम में। तो ग्रैनम में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? तो बताते हो ग्रैनम में। तो आप लोग लिखोगे कि यहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण में धूप निकलती है, प्रकाश आता है, तो वो प्रकाशीय अभिक्रिया यही होती है। ठीक है, ग्रैनम वाले पार्ट में। तो यहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। जैसे ये धूप निकल रही है भाई, सूरज निकल रहा है, अब इसकी जो धूप है वो यहीं पर आकर ट्रैप की जाएगी, इसकी धूप इसी के अंदर आएगी, ट्रैप की जाएगी ग्रैनम के पार्ट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है? वो आप लोग बताओगे लाइट रिएक्शन टेक प्लेस हेयर। लाइट बोले तो प्रकाश, तो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस हेयर। ये आपको पूछा गया प्रश्न है कि क्लोरो हरित लवक के किस भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है? तो आप आंसर लगा के आओगे ग्रैनम में। ग्रैनम में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, प्लीज मैम एक बार तो मेरा भी सवाल का जवाब दे दीजिए। रोहित बेटा आप पूछ कर रहे हो वो तो बताओ, सवाल क्या पूछ रहे हो? ठीक है मैम, पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में? बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, या हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, मराठी वालों को मराठी में, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है मैम, प्लीज रिप्लाई एनटीपीसी के लिए ले सकते हैं? नहीं बेटा, एनटीपीसी में लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं ऐसा है बायोलॉजी से, तो वहाँ लेवल अलग है, उसके लिए अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो भाई आ जाओ आगे बात करते हैं। तो जिनको प्यारे दोस्त बोरिंग लग रही है क्लास वो जाएं और सो जाएं, और जिनको समझना है, एक क्वेश्चन के लिए भी लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन के लिए भी लड़ाई है, तो वो क्लास के साथ जुड़े रहें। अब यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक टारगेट है कि हमें 20 से 22 क्लास में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्योंकि आपके पास जो टॉपिक है या आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो एक ही क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा क्लासेस अगर आप वेस्ट करते हो, इससे ज़्यादा टाइम अगर आप देते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा फिर क्या हो जाएगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इन 20 से 22 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि आपका वो एक क्वेश्चन हम फंसा पाएँ। ठीक है ना? तो इसीलिए इससे ज़्यादा क्लासेस आपके लिए सही भी नहीं होगी। आपको क्लासेस वहाँ ज़्यादा देनी है जिनका वेटेज ज़्यादा है। आप मैथ्स पढ़िए, आप रीजनिंग पढ़िए, ठीक है, आप जीएस के दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़िए जहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे आप 50 क्लास पढ़ें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें समझा रही हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताकर चल रही हूँ, और उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रह पाता कि मैं आपकी बातें सुनूँ, आपसे बातें करूँ। ठीक है, आप समझदार हो, आप जानते हो बेटा। ठीक है, चलो अब एक बच्चे का डाउट है कि ग्रैनम का दूसरा नाम क्या होता है। देखो, ग्रैनम का दूसरा नाम कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये ग्रैनम अकेला होगा, देखो बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं, बहुत सारे सिक्के, तो उनको कह दिया ग्रैनम। लेकिन एक ही सिक्का रखा हुआ, एक ही, तो उसको थाइलोकोइड कह देते हैं। तो जब एक ही
यहाँ पर एक ही ये अकेला होता है, ये सिक्के जैसी संरचना है, ये अकेला है, अकेला, ठीक है। अकेले हैं तो क्या गम, है ना। तो आओ आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक होगा तो उसको थाइलोकोइड कहेंगे, थाइलोकोइड। तो जब यहाँ पर ये एक होता है तो उसको थाइलोकोइड कहेंगे, और जब बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैनी, ठीक है, जब मैनी है तो बहुत सारे हैं तो उनको फिर हम लोग ग्रैनम कहेंगे। जब बहुत सारी संख्या में ये सिक्के रखे हुए हैं, देखो ये रखे हुए बहुत सारे, तो तब इनको ग्रैनम कहेंगे। ग्रैनम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ आगे बात करते हैं। अब यहाँ से एक और पॉइंट आएगा कि ये जो स्ट्रोमा है इसमें क्या होता है भाई, ये जो स्ट्रोमा होता है इसमें क्या होता है। तो आप लोग बताओगे कि स्ट्रोमा के अंदर आपने बताना है कि ये जो स्ट्रोमा है ना, इसमें अंधेरे वाली अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आप लोग बताओगे कि यहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो कहाँ प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और कहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो प्रकाशीय अभिक्रिया तो होती है दोस्तों कहाँ, ग्रैनम में, और अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है कहाँ, स्ट्रोमा में। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन, अंधेरा कायम रहे, ठीक है। किल्मिस वाला जो था वो, किल्मिस देखते थे, जानते थे किल्मिस, अंधेरा कायम रहे, अंधेरे वाली अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन यहाँ पर होती है, डार्क रिएक्शन टेक प्लेस हेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, डार्क रिएक्शन होती है, टेक प्लेस हेयर, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि मैम ये जो आपने अभी बताया हमें, डार्क रिएक्शन हो गई, लाइट रिएक्शन हो गई। अब हरित लवक के अंदर एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हरित लवक होता है इसी में एक वर्णक पाया जाता है, हरित लवक में पर्णहरित नाम का वर्णक पाया जाता है, पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हरित लवक के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो आप कहोगे कि हरित लवक में पर्णहरित नामक एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। तो बताओगे इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट अ पिगमेंट क्लोरोफिल इज फाउंड, अ पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल इज फाउंड। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफिल होता है यानी कि जो पर्णहरित होता है ये कहाँ पाया जाता है। जैसे कि ये तीन मैंने आपको अभी नाम बताए कि भाई जो हमारे ये पौधे होते हैं, पौधों में ये तीन तरीके के वर्णक पाए जाते हैं। इन तीनों में से पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, यानी कि इन तीनों में क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, इसी की वजह से सनलाइट ट्रैप होती है। तो क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित ये किसके अंदर मिलता है, इन तीनों में, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पर्णहरित यानी क्लोरोफिल मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो वही मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है भाई, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है ना। अब देखो जैसे ये आप लोगों का हरित लवक है, ये हरित लवक है भाई, है ना, ये क्या है, हरित लवक है, ये क्लोरोफिल है आप लोगों का, इसमें ये थाइलोकोइड हो गए सिक्के जैसे, ठीक है, और ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है स्ट्रोमा। अब इसी के अंदर एक और पिगमेंट पाया जाता है इस तरीके से, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोफिल, ये क्या हो गया भाई, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही आपको पर्णहरित पाया जाता है। समझ में आ गई बात। तो हरित लवक, ये हरित लवक का फोटो है, ये किसका फोटो है, हरित लवक का। तो हरित लवक के अंदर ही बैठा रहता है पर्णहरित, है ना। अब पर्णहरित के अंदर क्या बैठा रहता है, पर्णहरित के अंदर आपको एक धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। तो आप बताते हो मैग्नीशियम धातु। तो इतना आपको याद रखना है, किससे, क्लोरोफिल से। इतने क्वेश्चन आपको बनेंगे किससे, क्लोरोप्लास्ट से, हरित लवक से। अब मैम ये क्या काम करते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट, तो ये सभी रंग प्रदान करते हैं। जो भी आप पौधों में लाल, पीला, हरा, नीला रंग, हरा कलर तो इन्होंने दे दिया, हरे रंग को छोड़कर जितने भी आप रंग देखते हो, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी, पीला, नीला, वो सब ये देते हैं।
तो पादपों को रंग प्रदान करता है ये, ठीक है, पादपों को रंग प्रदान करता है। तो सारे रंग यही देता है, पादपों को रंग प्रदान करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? ये प्लांट को कलर देते हैं। तो इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड कलर, प्रोवाइड कलर, ठीक है, प्रोवाइड कलर टू प्लांट, कलर टू प्लांट। तो भाई ये पौधों में सारे रंग देने का काम करते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। कभी पूछे लाल रंग कौन देता है, मैं नीचे लिख दूं ब्रैकेट में। कभी भी आपको पूछे कि पौधों को लाल रंग देने का काम कौन करता है, तो यही करता है भाई। पौधों को पीला रंग देने का काम तो यही करता है भाई। पौधों को नीला रंग देने का काम तो यही करता है भाई। गुलाबी रंग देने का काम तो यही करता है भाई। तो जितने भी गुलाबी, लाल, पीले, नीले आप फल फूल देखते हो, सब्जियां, वो सब इसी की वजह से हैं। तो यही रेड कलर प्रोवाइड करता है, यही येलो कलर प्रोवाइड करता है, यही ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, यही प्लांट्स को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। तो मतलब जितने भी कलर हैं, ग्रीन कलर को छोड़कर सारे कलर ये देता है, ठीक है ना। वाइट ये देता है बेटा, वाइट ये देता है, ठीक। अब मैं इसका यहाँ लिख दूं ल्यूकोप्लास्ट। तो ये दो काम करता है, ये सफ़ेद रंग प्रदान करता है बेटा, सफ़ेद रंग प्रदान करता है। तो इसका क्या काम हो जाता है कि ये पादपों को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। एक काम तो ये हो जाता है कि वाइट कलर देता है, ठीक है, इसका एक काम तो हो जाता है वाइट कलर। तो भाई बड़े ध्यान से समझना, हरा रंग किसने दे दिया? ग्रीन कलर किसने दिया? हु प्रोवाइडेड द ग्रीन कलर टू द प्लांट? तो आपने कहा क्लोरोप्लास्ट, है ना। व्हाइट कलर किसने दिया? सफेद रंग, तो आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट। और मैम इन दोनों कलर को, हरे और सफेद को छोड़कर जितने भी बाकी कलर थे वो सब क्रोमोप्लास्ट ने दी। और ये ल्यूकोप्लास्ट एक और काम करता है, वन मोर वर्क ल्यूकोप्लास्ट डन इन प्लांट। क्या भाई? यही भोजन का संचय भी करता है। तो ये पौधों में भोजन संचय भी करता है बेटा। मैंने बताया था ना कि ये जो प्लास्टिड है भोजन संचय भी करते हैं। तो ये भोजन संचय भी करता है, फूड स्टोरेज भी करेगा। तो इसका काम हो जाता है फूड स्टोरेज, ठीक है। तो ये भोजन का संचय भी करता है, फूड स्टोरेज भी करता है प्लांट के अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आई बेटा? हाँ जी अजय, आपके कमेंट आ रहे हैं बच्चा। तो यहाँ पर ब्लैक कलर भी सब यही देगा, ठीक है, ब्लैक कलर सब यही देगा, बस सफ़ेद वो देगा, हरा ये देगा, बाकी जितने कलर है सब ये देगा, ठीक है। ये तो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपको नीचे बता दिए हैं, ठीक। चलो, तो अब आप लोगों के हो गए हैं प्लास्टिड भी खत्म। अब आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये होता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसको हम लोग ना शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? ER कहते हैं बेटा, इसको शॉर्ट में ER, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कह देते हैं? ER। अब इसकी खोज किसने करी थी? इसकी जो खोज करी थी वो पोर्टर ने करी थी बेटा। इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने करी थी? पोर्टर ने करी थी, याद रखना। पोर्टर आ जाता है पेपर में, ठीक है। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब यहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं बेटा, है ना, 2 टाइप्स के होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होता है देखो SER और एक होता है देखो RER, यानी कि ये दो तरीके के होते हैं। एक हो जाता है आप लोगों का क्या, आप कहते हो कोमल अंतः द्रव्य जालिका। एक हो जाती है बेटा कोमल अंतः द्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, कोमल अंतः द्रव्य जालिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं स्मूथ ER, जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आर का मतलब रेटिक्यूलम। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई, एक तो ये हो गया, और मैम दूसरी कौन सी हो जाती है? दूसरी हो जाती है बेटा रफ ईआर, जिसको कहते हैं खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, जिसको कहते हैं हम लोग खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ये दो तरीके के होते हैं भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कितने तरीके के होते हैं दोस्तों? दो तरीके के। मैम ये वर्णी लवक है क्या? बेटा एक होते हैं अवर्णी लवक और एक होते हैं वर्णी लवक। अब आप लोगों का वो तो खत्म, जो ये प्लास्टिड था बेटा ये खत्म, ये लास्ट हो गया यहीं पर। ये जो मैंने आपको इन तीनों के काम बता दिए खत्म हो गया है ना। इसके बारे में आपने ये पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, आपने यहाँ पे ये पढ़ा। अब ये अगला कोशिकांग है, ये नेक्स्ट है। अभी हमने शुरू करा था आज के साथ प्लास्टिड, अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं और मैम इसको मैं दे दूं 2 नंबर, तो बेटा ये दूसरा आपका दूसरा कोशिकांग है जो शुरू हो चुका है कोशिका के अंदर, दूसरा कोशिकांग। ठीक है, तो एक हो जाता है आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एक हो जाता है रफ ईआर जिसको कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये दो तरीके के होते हैं भाई। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ क्यों होते हैं? रफ का मतलब है खुरदरे खुरदरे। ये खुरदरे खुरदरे देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जिन पर आपको बिंदी बिंदी सी लगी मिल रही है, बिंदी बिंदी सी दिख रही है, ये बिंदी बिंदी होती है राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर पाए जाते हैं राइबोसोम। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं? तो आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आता है कि अंतःद्रव्य जालिका दो तरीके की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हैव 2 टाइप, विच एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हैव राइबोसोम। दोनों में से किसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं? तो आर से रफ और आर से राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर जुड़े हुए होते हैं राइबोसोम, इसी की वजह से ये खुरदरा खुरदरा दिखता है। जैसे एक पेपर है ना, उस पेपर पे मैंने छोटे छोटे मोती रख दिए, अब जब उस पेपर पर आप हाथ फेरोगे तो तुम्हें खुरदरा खुरदरा लगेगा, है ना। अब सड़क भी तुम्हें पता है, सड़क दो तरीके की होती है, एक तो चिकनी सड़क जो अमेरिका में जाते हैं घूमने, दुबई में एकदम सड़क चिकनी रहती है, और हमारे भारत की सड़क भैया बजरियां इतनी पड़ी रहती है, खुरदरी खुरदरी सड़क लगती है। तो वो बजरी ऐसा समझ लो राइबोसोम है, तो वैसे ही इस पर आपके राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं, तो इसी वजह से खुरदरा लगता है। और यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम जो होंगे नहीं होंगे। कल पढ़ाया था ना राइबोसोम, तो यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, तो इसीलिए ये क्या होता है, चिकनी होती है। तो नो राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, दैट्स वाई ये आपको चिकनी चिकनी नजर आती है। तो कौन सी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं है? तो चिकनी या कोमल अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं है। और मैम कौन सी पर राइबोसोम है? तो आपने कहा खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम है। अच्छा मैम, जो SER होती है यानी स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका, यानी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका भी इसको कहते हो, या कोमल अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। तो मैम ये क्या काम करती है? तो ये लिपिड का संश्लेषण करती है बेटा, इसका काम होता है लिपिड का संश्लेषण। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका लिपिड संश्लेषण करती है? तो आप बताते हो कोमल अंतःद्रव्य जालिका लिपिड संश्लेषण करती है बेटा, मतलब ये फैट बनाती है। फैट बोले तो वसा, आपकी कोशिका के अंदर फैट बनाने का काम करती है ये, ठीक है। तो इसका काम होता है लिपिड फॉर्मेशन। ये क्या काम करती है? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करती है बेटा। तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है। विच एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस? तो आप बताओगे SER। और दूसरा होता है RER। भाई RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी ये खुरदरा है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो मैम ये क्या करती है? तो भाई इसके ऊपर तो क्या जुड़े रहते हैं? सारे बच्चे बताओ कमेंट सेक्शन में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर क्या जुड़े हुए होते हैं? कमेंट आ रहे हैं विष्णु गुजर जी आपके, जल्दी बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर क्या जुड़े हुए होते हैं? फटाफट से बताओ सारे दोस्त। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो मैंने अभी बताया, इस पर क्या जुड़े हुए होते हैं बेटा? जल्दी से बताएंगे भाई, कमेंट आप सभी के मेरे पास तक आ रहे हैं,
जल्दी से बताओ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या जुड़े हुए होते हैं? राइबोसोम जुड़े होते हैं, बिल्कुल। तो राइबोसोम जहां भी मिलते हैं ना, राइबोसोम को एक ही काम आता है, प्रोटीन बनाए जाओ, प्रोटीन बनाए जाओ। तो ये वाली अंतःद्रव्य जालिका क्या काम करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण करती है। किसकी वजह से? राइबोसोम। राइबोसोम जहां भी जाते हैं ना, वो अपने जैसा प्रोटीन बनवाने लगते हैं। भाई मैंने आपको बताया था ना कल की क्लास में कि राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ सारे दोस्त, जल्दी बताओ, राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? राइबोसोम का मैंने कल आपको नाम बताया था। राइबोसोम को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ भाई, राइबोसोम को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, प्रमोद, सुजीत, पारुल, स्नेहा, काजल, बहुत बढ़िया। गोलू जी, ठीक है। श्वेता, आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, जल्दी बताओ। सीताराम जी, बहुत बढ़िया। तो राइबोसोम का क्या नाम था? राइबोसोम को कहते थे प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इनको प्रोटीन ही बनाना आता है। तो ये जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर चिपक जाते हैं तो वहां भी प्रोटीन ही बनाने लग जाते हैं। तो इसीलिए कौन सी अंतःद्रव्य जालिका है जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है? तो आप बताते हो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप बताओगे कि यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। तो अंतःद्रव्य जालिका के बारे में आपको इतना पढ़ना है। ठीक, तो आज हमने जो प्लास्टिड्स थे उनको कर लिया। हमने कर लिया प्यारे दोस्तों किसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। हमने कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी बॉडी को, लाइसोसोम को, वैक्यूल को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यानी कोशिका के सारे कोशिकांग अब कंप्लीट। ठीक है, सारे कोशिकांग कंप्लीट। समीर, आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब कोशिका के सारे कोशिकांग कंप्लीट। अब चलते हैं एक और नए पॉइंट की तरफ। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये डाउट है कि मेरा कमेंट जा रहा है मैडम के पास या नहीं जा रहा। बेटा आप सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, इस चीज़ को लेकर परेशान ही मत हो कि मेरा कमेंट आ रहा है क्या, मेरा कमेंट दिखाई दे रहा है क्या, है ना? बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे हैं। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की। तो अब इसी चैप्टर के अंदर एक और हेडिंग, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जिसको कहते हो, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जब हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं, है ना, कोशिका विभाजन, कोशिका बोले तो कोशिका, विभाजन तुमने पढ़ा है जीएस में, बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल विभाजन पढ़ा है कि भाई बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया। तो विभाजन का मतलब दो भागों में बांट देना। जैसे ये नमस्ते है, अब काहे की नमस्ते, तुम अपने घर जाओ और तुम अपने घर जाओ, तो मतलब मेरे दोनों हाथों को अलग अलग बांट दिया। तो सिमिलरली आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो भी नई कोशिका से, एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। एक कोशिका टूटकर दो कोशिकाओं को जन्म देती है, यही होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका विभाजन हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं जो वो अपने आप को डिवाइड करें, अपने आप को विभाजित करें, उसको कहते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो होता है मैम ये कितने चरणों में होता है, ये पूछा जाता है पेपर में। तो जब हम लोग बात करते हैं कि ये दो भागों में होता है, एक होता है इंटरफेज स्टेज। ठीक है, इंटरफेज, कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है अंतरा अवस्था। क्लियर? अंतरा अवस्था, एक अवस्था हो जाती है अंतरा अवस्था। ठीक, जिसको कहते हैं इंटरफेज स्टेज। और दूसरी हो जाती है एम फेज, दूसरी अवस्था हो जाती है भाई एम फेज। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एम अवस्था, एम अवस्था। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जब एक कोशिका अपने आप को विभाजित करती है, जब एक कोशिका अपने आप को विभाजित करती है, जैसे कि ये कोशिका है बेटा, अब इसने अपने आप को ऐसे दो भागों में तोड़ दिया, एक ये कोशिका बन गई, एक ये कोशिका, यही होता है कोशिका विभाजन। तो ये दो तरीके से होता है, एक होती है अंतर अवस्था, इसको कहते हैं तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था है बेटा ये। ठीक है, ये क्या है? तैयारी की अवस्था। भाई जैसे किसी की शादी होने वाली होती है ना, तो शादी की तैयारी में बड़ा टाइम लगता है,
कोई पहले लड़के की शादी है तो लड़की देखते हैं उसके लिए, लड़की देखने में साल भर गुजर जाता है, कोई लड़की पसंद आ रही है कोई नहीं आ रही है ना। ऐसे ही लड़का देखते हैं, कोई लड़का पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मतलब साल भर गुजर गया। तैयारियां तो चल चुकी हैं। तैयारियां कब शुरू हो जाती है शादी की? लड़का और लड़की देखने जब हम निकलते हैं तैयारी शुरू हो गई। अब लड़का लड़की देखते देखते साल भर निकल गया, कहीं जाकर वो लड़का लड़की पसंद आते हैं। फिर अब क्या होता है, अब जो है शादी की प्रॉपर तैयारियां चल जाती है। लहंगा खरीदो, कपड़े लत्ते खरीदो, हलवाई बुक करो, शादी की डेट निकलवाओ, है ना, ये सारी चीजें चली जाती हैं। तो वैसे ही जब एक कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले वो तैयारी करती है बेटा, सबसे पहले वो तैयारी करती है। तो ये तैयारी की अवस्था है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि जब कभी भी कोशिका विभाजन होता है तो तैयारी की अवस्था किसको कहते हैं? अंतर अवस्था या इंटरफेज होती है तैयारी की अवस्था, ठीक है। इसको कहते हैं प्रीपरेशन, प्रीपरेशन स्टेज, इसको कहा जाता है प्रीपरेशन स्टेज। अब जैसे एग्जाम के तौर पर भी ले सकते हैं। एग्जाम तो 3 घंटे में होकर निमट लेता है, 1 घंटे में होकर निमट लेता है, लेकिन उसकी तैयारी तुम साल भर से कर रहे हो। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए तुम तैयारी साल भर से कर रहे हो, तो तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता है, एग्जाम होने में उतना टाइम नहीं लगता। एग्जाम तो 1.5 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में हो जाता है। तो ये कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कोशिका को। तो ये कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था भी है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था किसको कहते हैं, तो भाई दोस्तों ये लंबी अवस्था है, ठीक है। ये लॉन्ग स्टेज होती है, ये लॉन्ग स्टेज है, ये सेल डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था है, ठीक है। और इस अवस्था के अंदर आपकी 3 अवस्थाएं हैं जो आती हैं। तो अंतर अवस्था कौन कौन सी अवस्थाओं में बटी है? तो इसके अंदर 3 अवस्थाएं आपकी आती हैं। ये कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी? तो चलो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जब हम अंतर अवस्था की बात करते हैं, जब हम लोग अंतरा अवस्था की बात करते हैं, तो इस अवस्था के अंदर 3 अवस्थाएं आती हैं। इंटरफेज, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। इंटरफेज अवस्था के अंदर कौन कौन सी 3 अवस्थाएं आती हैं? तो यहाँ पर आती हैं 3 अवस्थाएं। एक आती है जीवन स्टेज, जीवन स्टेज, ठीक है। फिर आती है एस स्टेज, एस स्टेज, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसमें डीएनए की कॉपी बनती है भाई। और तीसरी होती है G2 स्टेज, G2 स्टेज। तो ये 3 अवस्थाएं, जीवन अवस्था, ठीक है, एस अवस्था, ठीक, और भाई G2 अवस्था। ये कौन सी अवस्थाओं की आपकी अवस्थाएं हैं? ये किस अवस्था के भाग हैं? तो अंतर अवस्था के भाग हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जब कोई कोशिका विभाजन करती है, ठीक है, बुक ऑफ पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हो। जब कोई कोशिका विभाजन करती है तो तैयारी की अवस्था किसे कहते हैं? अंतर अवस्था को। सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? अंतर अवस्था। अंतर अवस्था को कौन सी 3 अवस्थाओं में बांटा है? तो जीवन, एस और G2, इतना याद रखना है, ठीक है। जब ये अवस्था कंप्लीट हो जाती है तो अब कोशिका आती है एम अवस्था में। जब ये ये अवस्था कंप्लीट हो गई तो अब कोशिका एंटर करती है एम अवस्था में। और एम अवस्था 2 होती हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। एम अवस्था 2 होती है, एक होती है मियोसिस और माइटोसिस। एक हो जाएगी माइटोसिस, जिसको कहते हैं समसूत्री, जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन या समसूत्री अवस्था, ठीक है। और दूसरी होती है मियोसिस, ये तो आपने ज़रूर नाम सुने होंगे, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री। तो एम अवस्था 2 अवस्थाओं में बटी होती है। आप बताओगे समसूत्री और अर्धसूत्री, इन दोनों, है ना, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। एक क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बात करते, अब आगे बात करेंगे दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम ये जो एम अवस्था होती है और जो मैडम ये जो आप लोगों की माइटोसिस और मियोसिस है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो भाई इधर हम लोग लिखेंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भाई दोस्तों, जिसको कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। और यहाँ से आएंगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे।
अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग मियोसिस। यहां से आपको पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बताऊंगी मैं। देखो सबसे पहले देखो नाम से समझना, सम मतलब समान, तो यहां पर कोई एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में बढ़ती है, तो आप लोग लिखोगे कि एक कोशिका क्या होता है भाई, एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में बढ़ती है, दो, दो समान पुत्री कोशिकाओं में बढ़ती है, दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो यही क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, कोशिका में विभाजित होती है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में विभाजित होती है, ये पूछा जाएगा और यही पूछा गया था। तो आप कहोगे कि एक कोशिका दो समान, मतलब सम मतलब समान, एक जैसी होंगी बिल्कुल, तो एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है। आप लोग बताओगे सिंगल सेल इज डिवाइडेड, सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल में डिवाइड होती हैं, टू पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं, ठीक है, समझ में आई बात। एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में डिवाइड होती है, आप बताओगे दो कोशिकाओं में। जैसे समझना, ये एक कोशिका है, इसके अंदर चार गुणसूत्र हैं भाई, ये रहे चार गुणसूत्र, तो जब ये अपने आप को डिवाइड करेगी तो कितनी कोशिकाओं में डिवाइड होगी, तो इससे बनेगी दो कोशिकाएं, ये बन गई। और मैम इसमें भी कितने गुणसूत्र होंगे, चार, जैसे इसमें चार थे वैसे ही इसमें भी चार होंगे। तो एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है और दोनों समान, मतलब जितने गुणसूत्र इनकी मम्मी में थे उतने ही गुणसूत्र इन दोनों बच्चियों में है। समझ में आ गई बात, ठीक है। मेरा बर्थडे बेटा 29 जून को आता है, 29 जून को। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर इसमें आप लोग बताओगे कि एक कोशिका चार कोशिकाओं में डिवाइड होती है, और अर्ध मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। एक कोशिका चार असमान, मतलब अलग अलग होंगी कोशिकाएं, चार असमान पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती, पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती, चार असमान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चार असमान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। यहाँ पर दो थी, यहाँ पर दो थी और दोनों समान थी, यहाँ पर चार है और चारों अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सेल इज डिवाइडेड, सिंगल सेल इज डिवाइडेड, कितने भाग में डिवाइडेड होगी भाई, इनटू फोर डी सिमिलर, या इनटू फोर डिफरेंट, अलग अलग होंगी भाई, इनटू फोर डिफरेंट डॉटर सेल, ठीक है, इनटू फोर डिफरेंट डॉटर सेल्स। तो चार कोशिकाओं में, एक कोशिका चार कोशिकाओं में विभाजित होगी भाई। मानना ये एक कोशिका है, अब इसके पास चार गुणसूत्र हैं, अब इससे पहले तो दो कोशिकाएं बनेंगी ऐसे, जिनमें चार चार गुणसूत्र ही होंगे ऐसे, ठीक है, और फिर इन दो से दो और बन जाएंगी, दो दो और बन जाएंगी ऐसे, तो इनमें गुणसूत्र होंगे दो दो केवल। यहाँ चार थे, यहाँ गुणसूत्र दो रह जाते हैं, तो मम्मी से थोड़ी अलग होती हैं। यहाँ चार गुणसूत्र थे, यहाँ लास्ट में दो रह जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। चार का आधा कितना होता है, दो, तो इसीलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसीलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको चीजें पूछी जाती हैं। देखो ये हो गया, ये समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन है यहाँ पर ये, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस, और ये यहाँ पर दिख रहा है चार कोशिकाएं बन रही हैं, ये यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अर्धसूत्री विभाजन हो, अर्धसूत्री, ठीक है। अब देखो आपको पूछा जाएगा कि जो समसूत्री विभाजन है ये हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो आप लोग बताओगे कि यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है बेटा। मैम दैहिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, यह दैहिक कोशिकाओं में होता है,
तो किस प्रकार का विभाजन हमारी दैहिक कोशिकाओं में होता है? तो बताओगे समसूत्री। ठीक है, तो आप लोग बताओगे टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। ये आपके बॉडी की सोमैटिक सेल में होता है। मैम सोमैटिक सेल कौन सी होती हैं? बेटा आपके शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर, भाई लड़कों में शुक्राणु बनते हैं, लड़कियों में अंडाणु बनते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर जितनी कोशिकाएं हैं वो दैहिक कोशिकाएं हैं। तो वहां की कोशिकाओं में जो विभाजन होगा वो समसूत्री होगा। ठीक है मैम, अर्धसूत्री कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तो आप बताओगे ये लैंगिक कोशिकाओं में या युग्मक कोशिकाओं में होता है। तो ये कौन सी कोशिकाओं में होता है? युग्मक कोशिकाओं में होता है। तो ये विभाजन युग्मक कोशिकाओं में होता है। कहाँ? युग्मक कोशिकाओं में होता है। ऐसा भी आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ होता है? गैमिट सेल के अंदर होता है। गैमिट सेल क्या होती हैं? गैमिट सेल होती हैं आपके शुक्राणु और अंडाणु, मैंने बताया था ना। तो ये होती हैं आपके स्पर्म एंड ओवम। तो ये शुक्राणु और अंडाणु में होता है। एक शुक्राणु से जो दो शुक्राणु बनेंगे, एक अंडाणु से जो दो अंडाणु बनेंगे, वो इसी विभाजन द्वारा बनेंगे। यानी ये लैंगिक जनन के अंदर होता है। भाई जिन भी जीवों में लैंगिक जनन होगा ना, जिन भी जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नर और मादा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जैसे हम इंसानों में होता है, तो शुक्राणु जो बनते हैं वो इसी विभाजन द्वारा बनेंगे, अंडाणु जो बनते हैं वो इसी विभाजन द्वारा बनेंगे। जबकि शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर जो आपके शरीर में कोशिकाएं विभाजित होंगी वो इस विभाजन द्वारा होंगी। मान लो मुझे यहाँ चोट लग गई भाई, है ना, मुझे यहाँ चोट लग गई। अब चोट लग गई तो यहाँ से स्किन उखड़ गई, तो क्या वो घाव वैसे ही रहेगा क्या? आप कहोगे नहीं मैम, वो 2-3 दिन में घाव भरना शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते में वो आपका घाव भर जाएगा। तो यहाँ पर नई कोशिकाएं बनी, वो कैसे बनी? यहाँ पर जो नई कोशिकाएं बनी वो इस विभाजन द्वारा बनी। और जो शरीर में अंडाणु बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो इस विभाजन द्वारा बन रहे हैं। तो यही पॉइंट आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाजन कहाँ होता है। तो मैं एक चीज लिखती हूँ कि घाव भरना, ये पूछ सकता है कि घाव का भरना किस विभाजन द्वारा होता है? वुंड हीलिंग। तो जब आपके शरीर में घाव भरता है, वुंड हीलिंग होती है, तो वो इसी विभाजन के द्वारा होती है। जब आपको कहीं भी चोट लगे, यहाँ चोट लगी, कहीं भी बॉडी में चोट लगी, ठीक है, कहीं भी आपके शरीर में चोट लगी, वो घाव जो भरता है तो वहां की कोशिकाओं ने क्या करा? अपने आप को रिपेयर करा, अपने आप को विभाजित कराया। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का हाथ है, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? हाथ। क्लियर बेटा? अब आपके हाथ में यहाँ पर लग गई चोट, भाई घाव हो गया, यहाँ घाव हो गया, स्किन आपकी छिल गई, तो अब यहाँ पर ये घाव धीरे धीरे रिपेयर करेगा अपने आप को। तो यहाँ ये जो घाव भर रहा है, इस घाव को भरने के लिए इस जगह पर नई कोशिकाएं बनेंगी। सिमिलरली ऐसी कोशिकाएं बनेंगी जैसे आपके हाथ में है, तो वो घाव धीरे 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 ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं इसको भर देंगी। अब भरने पर ये रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ जो नई कोशिकाएं बनी वो समसूत्री विभाजन द्वारा बनी। यहाँ की कोशिकाओं ने समसूत्री विभाजन किया, यहाँ की कोशिकाओं ने क्या किया? माइटोसिस डिवीजन किया। तब जाकर यहाँ की कोशिकाएं, यानी एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, फिर इन 2 से फिर 2 बनी, फिर इन 2 से 2 बनी, फिर इन 2 से 2 बनी। ऐसे करते करते बहुत सारी कोशिकाएं इस घाव पर बन गई और घाव जो है वो ढक गया। ऐसे आपको समझा जाता है। बच्चा क्यों मजाक ले रहे हो? नाइस ड्राइंग। ऐसा हाथ किसका होता है? ऐसा हाथ तो भूत का होता है। तो ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये बस मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बता दिया है। तो इस तरीके से आप जो चीज़ें हैं उनको पढ़कर थोड़ा बहुत समझ सके, ये मेरा थोड़ा सा मोटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गई? और हमारे शरीर में जो शुक्राणु अंडाणु बनते हैं वो बनते हैं माइटोसिस डिवीजन, है ना? क्लियर? मैम मैं इंटर में बायो से पढ़ा हूँ, तो नेहा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है। तो चलो ये चैप्टर अब आप लोगों का हुआ खत्म। कल हम लोग चलेंगे विटामिन वाले चैप्टर की तरफ। कल हम लोग कहाँ बढ़ेंगे भाई? विटामिन 1 2 3 4, है ना, 4 ही है और ये 5वां अंगूठा। चलो तो भाई, है ना। तो अब हम लोग कल की क्लास में बढ़ेंगे आगे की तरफ, नए चैप्टर की तरफ। कल हम लोग न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से चीज़ों को शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे होंगे? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण,
वाले चैप्टर से चीज़ों को पढ़ेंगे और इस चैप्टर में मैं आपको विटामिन्स कराऊंगी बेटा, ठीक है। इस चैप्टर में कल हम लोग करने वाले हैं विटामिन, यानी कि आप लोगों की जो विटामिन्स होती है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।